हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। इसके पहले जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तीरथ सिंह रावत जी थे। अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी से संबंधित जो आर्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं? 164 अनुच्छेद होता है। अब 164 अनुच्छेद का जो सब आर्टिकल है एक, वो कहता है कि मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी राज्य मंत्रियों की, वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगला जो है 164 का सब आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि जो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद होगा वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला जो 164 अनुच्छेद का सब आर्टिकल 3 कहता है कि जो मुख्यमंत्री की गोपनीय शपथ दिलाएगा वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाएगा। और इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आर्टिकल 164 का 4 सब आर्टिकल। अब ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है और उसके पास न तो विधानसभा की सदस्यता है और न तो विधान परिषद की सदस्यता है, तो वो केवल 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह सकता है। यदि 6 महीने के अंदर अंदर वह या तो विधानसभा का सदस्यता लेना होगा और या तो विधान परिषद का सदस्यता लेना होगा। यदि इन दोनों की सदस्यता नहीं ले पाता है 6 महीने के अंदर, तो उस व्यक्ति की जो मुख्यमंत्री बना है उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। तो 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है। जैसा कि आपने देखा वेस्ट बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी जी नंदीग्राम से हार गई थी, फिर भी वो वर्तमान में सीएम है कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। लेकिन ममता बनर्जी जी को 6 महीने के अंदर या तो उपचुनाव लड़ना पड़ेगा विधानसभा के लिए या तो विधान परिषद के लिए सदस्यता लेनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर। यदि वह सदस्यता नहीं ले पाती हैं इन दोनों की, तो वो क्या हो जाएंगी? उनकी जो सदस्यता है समाप्त कर दी जाएगी और वो सीएम नहीं बन पाएंगे। तो विधान परिषद तो पश्चिम बंगाल में है नहीं, तो वहाँ विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा की ही सदस्यता लेनी पड़ेगी। दोनों में से किसी एक की सदस्यता ले सकते हैं। तो ये कुछ मेन कारण था ममता बनर्जी का। तो तीरथ सिंह रावत जी का भी यही कारण था। तीरथ सिंह रावत जी का मेन कारण जो था वो था कि अनुच्छेद जो 164 के 4 में एक जनप्रतिनिधि कानून है। जनप्रतिनिधि कानून है। तो जनप्रतिनिधि कानून ये कहता है कि आप उपचुनाव तभी करा सकते हो जब विधानसभा का जो कार्यकाल है वह तो या तो 1 साल का हो या 1 साल से ज़्यादा का बचा हो। लेकिन उत्तराखंड का जो चौथा विधानसभा सत्र है वहाँ चुनाव कब हुए थे? 2017 में। और हाल ही में 8 महीने बचे हैं चुनाव होने के लिए। तो जनप्रतिनिधि कानून का ये सीधा सीधा उल्लंघन है कि जनप्रतिनिधि कानून क्या कह रहा है कि भाई आप उपचुनाव तभी करा सकते हैं जब विधानसभा का कार्यकाल 1 साल हो या 1 साल से ज़्यादा हो। लेकिन उत्तराखंड के चुनाव में बचे कितने समय है विधानसभा कार्यकाल के लिए? 8 महीने बचे हैं। तो इस तरह से जो है तीरथ सिंह रावत इस पर फिट नहीं बैठ रहे थे, जिसके कारण उपचुनाव नहीं हुआ, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। ये मेन कारण है तीरथ सिंह जी के रावत के इस्तीफा देने का। तो मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी को, हालांकि नामित किए गए हैं और कंफर्म भी कर दिया गया है कि यही बनेंगे। अब ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो इंडिया के मैप में देखें तो उत्तराखंड कहाँ पास लोकेटेड है? तो उत्तराखंड ये आपको यहाँ मिलेगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो उत्तरी सीमा लगती है वो चीन और तिब्बत के साथ लगती है। इसकी पूर्वी सीमा जो लगती है नेपाल के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। अगला बात करें उत्तराखंड का जो DLR नंबर है वो DLR नंबर है 130503। मतलब उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट है वो 13 हैं, लोकसभा जो सीटें हैं वो 5 हैं और राज्यसभा जो सीटें हैं वो 3 है। उत्तराखंड का में जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। मतलब यहाँ केवल क्या है? विधानसभा है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, 70 विधानसभा की सीटें हैं। अगला बात करें कि
उत्तराखंड के जो सीएम बने हैं तो पुष्कर सिंह धामी ही बनेंगे, तो ये वर्तमान में सीएम हो जाएंगे। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उत्तराखंड के, वो कौन है? बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की जो राजधानी है वो विंटर कैपिटल है उत्तराखंड की, वो कौन सी है? देहरादून। देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल है। और समर कैपिटल हाल ही में इन्होंने बनाया था किसे? गैरसैंण को। और यहाँ की जो न्यायिक राजधानी है दोस्तों वो कौन सी है? नैनीताल है। और यहाँ उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में ही स्थित है। राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला बात करें उत्तराखंड के बारे में ही, तो उत्तराखंड में ही एक फेमस नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। और भारत में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था, जिसके जन्मदाता यहाँ भारत में कौन है? कैलाश सांखला। तो पहली बार इसी नेशनल पार्क में लाया गया था 1973 में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अगला बात करें कि उत्तराखंड में ही है एक राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में ही स्थित है। और एक है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और अगला जो है वो है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, उत्तराखंड में ही है। और एक जो है गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ही है दोस्तों भीमताल और नैनीताल और फतताल झील, यही है। ताल जिसके लास्ट में लगा हो तो समझ जाइए कि उत्तराखंड की झील है। अगला बात करें उत्तराखंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में, तो भारत का पहला जो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर स्थापित किया गया है वो उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में कोविड-19 पेशेंट की मदद करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, वहाँ की पुलिसों के द्वारा मिशन हौसला लॉन्च किया गया था। अगला बात करें कि बातफल योजना उत्तराखंड के राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। इसके तहत कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को उत्तराखंड की राज्य सरकार 3,000 रुपये प्रति माह देगी। और सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण भी देगी उत्तराखंड सरकार। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में ही बनाया गया है। अगला बात करें कि उत्तराखंड में हाल ही में ही भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है। कौन सा युद्धाभ्यास? दस्तलिक युद्धाभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया है। तो ये था दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है सेकंड नंबर का। हाल ही में भारतीय नौसेना में कार्यरत किस एथलीट ने 400 मीटर बाधा दौड़ में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MP जाबिर जो हैं, ये भारतीय नौसेना में भी कार्यरत हैं। और ये 400 मीटर बाधा दौड़ में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई और खेलने वाले ओलंपिक्स में भारत के प्रथम पुरुष एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। अगला बात करें दोस्तों, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये केरल से बिलोंग करते हैं। केरल के बारे में याद रखना दोस्तों, एक फेमस खिलाड़ी PT उषा, जिन्हें पायोली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल्स भी कहा जाता है। और ये व्यक्तिगत ट्रैक के मुकाबले ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला हैं PT उषा, जो कि केरल से ही बिलोंग करती हैं। अगला जो है फाजन प्रकाश यहाँ पर है, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। शरद कमल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। और MP जाबिर जैसा इसका आंसर हो जाएगा। एक याद रखिएगा दोस्तों, भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक या ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई हैं। अगला जो बात याद रखिएगा, नेत्रा कुमानन दोस्तों टोक्यो ओलंपिक या ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक बन गई हैं। अगला बात याद रखिएगा, सोनम मलिक दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पहलवान बनी है। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी बन गई हैं मीराबाई चानू। अगला एक और याद रखिएगा दोस्तों, आदित्य अफोक टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी हैं। अगला याद रखिएगा दोस्तों, सुशीला देवी
टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली जूडो खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में ही आयोजित किया जा रहा है। पिछला वाला ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2016 का इसके पहले हुआ था। कौन से नंबर का दोस्तों? तो 31वें नंबर का आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ये 2016 का ओलंपिक्स खेल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगला जो 32वें नंबर का ओलंपिक्स खेल, ये 2020 के नाम से ही आयोजित किया जा रहा है टोक्यो में 2021 में, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो टोक्यो जापान में आयोजित किया जा रहा है। अगला याद रखिएगा दोस्तों, 33वें नंबर का समर ओलंपिक्स खेल, ये कब आयोजित किया जाएगा? तो 4 साल के अंतराल में होता है 2024 में। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला जो है 34वें नंबर का ओलंपिक्स खेल, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों 2028 में लॉस एंजलिस में। और हाल ही में ओलंपिक्स कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि 35वें नंबर का ओलंपिक्स खेल ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2032 में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है बिफ ब्रेन में। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ओलंपिक्स के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का, हाल ही में किस भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के द्वारा ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन प्रवाह। हालांकि केरल में भारी बारिश के कारण जो बाढ़ की संभावनाओं से निपटने के लिए कोचीन हवाई अड्डा को बचाने के लिए बाढ़ के द्वारा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा यह ऑपरेशन प्रवाह लॉन्च किया गया है। जो भी कोचीन हवाई अड्डे के आसपास गांव हैं और जो कोचीन हवाई अड्डा है उसको बचाने के लिए यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यह विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किया गया था। अगला बात करें कि इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यूएन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण का अवार्ड भी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। अगला जो है कि हाल ही में इसे जून में ही फेबा क्षेत्र के लिए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को रूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल के बारे में बात करें दोस्तों, तो केरल का इंडिया के मैप में देखें इसका लोकेशन, तो कुछ ऐसे हो जाता है। यहाँ पास पड़ेगा केरल, यहाँ पास होता है। और इसका जो उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ लगती है। थोड़ा अच्छे से मैप बना लेते हैं, तो मैं आधा ही बना लेता हूँ इसका मैप। तो केरल यहाँ पास पड़ता है। केरल के जो उत्तरी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो तमिलनाडु के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो तमिलनाडु के साथ ही लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरब सागर के साथ लगती है। केरल का जो DLR नंबर है 14-20-09 है। 14 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 20 जो हैं वो लोकसभा सीटें हैं और 9 जो हैं राज्यसभा सीटें हैं। और हाल ही में केरल में चुनाव हुए हैं, तो यहाँ का विधानमंडल जो है एक सदनी है दोस्तों। केवल यहाँ विधानसभा है और विधानसभा की जो सीटें हैं 140। यहाँ के जो CM है दोस्तों वो कौन है? पिनरई विजयन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। यहीं केरल में ही है मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क, पंपादम फोला नेशनल पार्क, और अगला जो है अनाई फोला नेशनल पार्क, और एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहीं लोकेटेड है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कथकली, शास्त्रीय नृत्य केरल में किया जाता है। एक होता है मोहिनी अट्टम जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ का जो सबसे बड़ा त्यौहार है दोस्तों वो ओणम त्यौहार है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन था? तो वो था 2016 में घोषित किया गया था, केरल ही था। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल ही है, 96.2%। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है दोस्तों। 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं रहती हैं। केरल के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें कुछ, तो केरल की राज्य सरकार द्वारा हाल ही में केरल
नॉलेज मिशन की शुरुआत की गई है। केरल भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो स्थापना की गई है वो की गई है तिरुवनंतपुरम में। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय की जो स्थापना की गई है वो केरल में ही की गई है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है वो केरल का ही है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट केरल के करंट अफेयर्स। अगला बात करें दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, तो ऑप्शन पे आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दिल्ली में स्थित है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। और अगला जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इंडिया के मैप में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर में है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पंजाब में है दोस्तों, यहाँ पर पंजाब है। और पंजाब में है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संत गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक यहाँ पर आपको दिखेगा राजस्थान का मैप है और राजस्थान में है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक राजस्थान के नीचे दिखेगा आपको ये गुजरात का मैप है दोस्तों, और गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में स्थित है छत्रपति महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मुंबई में स्थित है ये। और बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, नागपुर में है। ठीक यहाँ पर है कर्नाटक में स्थित है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक जो है मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र के नीचे ठीक यहाँ पर आपको दिखेगा गोवा में है दबोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और केरल में है 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वो है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक जो है कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा जो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चौथा जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु में है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तेलंगाना के हैदराबाद में है यहाँ पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आपको दिखेगा स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं है। और इसके ठीक नीचे है उड़ीसा में है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल में है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहीं पर आपको दिखेगा ये बिहार दिखेगा, तो बिहार में है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। और यहाँ पर दिखेगा आपको उत्तर प्रदेश में दोस्तों 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कौन कौन सा है, एक तो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक जो है श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहीं पर पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में आपको यहाँ पर मिलेगा असम में है गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक यहाँ पर मिलेगा आपको नागालैंड में है दीमापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके नीचे है मणिपुर में इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ठीक यहाँ पर बीच में आपको दिखेगा दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक यहाँ पर आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश में है देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और राजा भोज हवाई अड्डा जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फलाम दिल से पहल किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, तो HDFC बैंक के द्वारा 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टरों को क्या आभार व्यक्त करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी पूरी सेवा क्षेत्र के लिए कोविड पेंडेमिक के दौरान उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यह पहल जो शुरू की गई है फलाम दिल से पहल HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई है। HDFC बैंक के बारे में देखें दोस्तों तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, इसकी टैगलाइन है। और इसके जो चेयरमैन है वो अतनु चक्रवर्ती हैं। और इसके जो CEO हैं दोस्तों वो फफीधर जगदीशन है। और 2020 का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी चुना गया था, इसको यूरो मनी पुरस्कार दिया गया था। ICICI बैंक की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसने हाल ही में एक लॉन्च किया है मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है, किसके व्यापारियों के लिए लॉन्च किया गया है। और एक जो लॉन्च किया गया है सैल्यूट डॉक्टर पहल, 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के अवसर पर सैल्यूट डॉक्टर पहल जो लॉन्च की गई है वो ICICI बैंक के द्वारा ही लॉन्च की गई है। 10 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं चिकित्सीय शिक्षा के लिए व चिकित्सा उपकरण के लिए ले सकते हैं डॉक्टर। DBF बैंक भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक चुना गया था 2021 में, और ये सेकंड नंबर का चुना गया था। CFB बैंक कैथोलिक सीरियन बैंक, और
और ये है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक तापमान किस शहर में दर्ज किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित जैकोबाबाद शहर में दुनिया का सबसे अधिक तापमान अर्जित किया गया है, जहां कितना किया गया है, 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगला जो बात करें दोस्तों कि पाकिस्तान के यह सिंध प्रांत में स्थित है, तो पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। और अगला जो है पाकिस्तान के जो पीएम है वो कौन है, इमरान खान है। और यहाँ करेंसी क्या चलती है, रुपया चलती है। पाकिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा निर्धारित की गई थी, रेड क्लिफ लाइन निर्धारित की गई थी, वहीं भारत और चीन के बीच में एक मैकमोहन रेखा है। अगला बात करें दोस्तों कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा है, चोरू है। चोरू एक जिला है जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। और बात करें कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो है लद्दाख में स्थित द्रास। यहाँ -45 डिग्री सेल्सियस पर भी टेम्परेचर चला जाता है और इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दुनिया का जो सबसे ठंडा स्थान है वो बरखो याफ है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है, रसिया में स्थित है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सरल पेंशन योजना किस के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दोस्तों, ऑप्शन सी LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। और ये सरल पेंशन योजना क्या है दोस्तों, तो वन टाइम प्रीमियम पेमेंट वाला ये योजना है। इसके तहत आपको 1 प्रीमियम पे करना होगा और आपको जीवन भर के लिए क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। अगला बात करें कि इसमें एक व्यक्ति के लिए भी है और इसमें फैमिली, जॉइंट फैमिली के लिए भी है। यदि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो पेंशन मिलेगा उसके नामनी वाले को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि पति पत्नी हैं और उनमें से पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पेंशन मिलेगा, और पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो जो नामनी में होगा उसको ही पेंशन मिलेगा। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, आपको न्यूनतम राशि एक खरीदना पड़ेगा, मूल्य पर एक निवेश करना पड़ेगा, और उसके तहत जितनी आपकी राशि निवेश करेंगे उसी के आधार पर आपको सालाना जो दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। मंथली भी ले सकते हैं और त्रैमासिक भी ले सकते हैं और वार्षिक भी ले सकते हैं। और इसके लिए उम्र कितनी रहेगी, 40 से 80 वर्ष तक के लोगों को ही कवर किया जाएगा। तो ये सरल पेंशन योजना LIC के द्वारा शुरू की गई है। अब LIC के बारे में देखें दोस्तों, तो LIC की जो स्थापना की गई थी 1956 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। और MR जो हैं कुमार इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। अब ये किसके दिशा निर्देशों के आधार पर यह पेंशन बीमा जो लाए जाते हैं वो किसके दिशा निर्देशों के आधार पर लाए जाते हैं, तो भारत की एक बॉडी है दोस्तों, IRDAI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक भारत की बीमा नियामक एक कंपनी है जो बीमा को निर्देश देती है, बीमा के लिए नियम बनाती है कि ग्राहकों के हित में यह बीमा है कि नहीं है। अगला बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है। सुभाष चंद्र कोटिया जो हैं इसके हेड हैं। अगला जो क्वेश्चन है 7th नंबर का, वो है कौन सा, हाल ही में किसके द्वारा फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है दोस्तों केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अगला बात करें कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह भी बनाया जा रहा है। अगला बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 13 जनवरी 2016 को, और 2021 में इसने 5वीं वर्षगांठ भी बनाई है। अगला जो बात करें, इसमें जो प्रीमियम दर रखी गई है वो खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% और एक है बागवानी वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% बीमा की जो प्रीमियम रखी गई है। अब ये क्या करेगा दोस्तों, फसल बीमा जागरूकता क्या है कि यदि किसी किसान की आपदा के दौरान या कोई भी परिस्थिति के कारण पौधे सूख जाते हैं या उसकी उत्पादकता नहीं होती है उसके फसल की, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रीमियम दर के माध्यम से, यदि उसकी खरीफ फसल है तो 2% प्रीमियम दर से बीमा दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी किसान को। अब यह केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी लोकसभा सांसद हैं मुरैना MP से,
और इसके जो राज्य मंत्री हैं वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, कहाँ से, गुजरात से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दुनिया भर में खेल से संबंधित पत्रकार को पहचानने के लिए और उनके आत्मसमर्पण को पहचानने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस बनाया जाता है। 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को बनाया जाता है चार्टर्ड दिवस, और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है जीएफटी दिवस, और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी बनाया जाता है। और यह किसकी जन्म पर बनाया जाता है? तो बिधान चंद्र राय जी के जन्म दिवस पर बनाया जाता है, जयंती पर बनाया जाता है। और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे क्या थे? मुख्यमंत्री थे, और इन्हें 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और ऑप्शन पे ये है 30 जून को। तो 30 जून को बनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, और 29 जून को बनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीवी महालनोबिस जी के जन्म दिवस पर। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 4 जुलाई 2021 का। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।